आज हम एक ऐसी गहरी चर्चा शुरू कर रहे हैं जो बाहर से देखने पर नेपोटिज्म का एक बहुत ही परफेक्ट उदाहरण लगती है। मतलब एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर का बेटा। हाँ, जिसके लिए सब कुछ एकदम आसान माना जाता है। बिल्कुल। 10 साल की उम्र में पहली बार कैमरे के सामने खड़ा एक बच्चा, जिसके लिए ऐसा लगता है कि सफलता की राह जैसे पहले से ही कोई मखमली कालीन बिछाकर तैयार की गई हो, है ना। लेकिन आज हमारे पास जो दस्तावेज हैं, जो रिसर्च और जो आर्टिकल्स हम देख रहे हैं, वो एक अलग ही सच्चाई बताते हैं। एक काफी खौफनाक सच्चाई। हाँ, एक ऐसा सफर जहां हर कदम पर अपमान था, जहां शुरुआती फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हुई और पब्लिक ने जमकर मजाक उड़ाया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज वही इंसान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है। यही वो विरोधाभास है जो आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य विषय है। हम जोसेफ विजय चंद्रशेखर, जिन्हें दुनिया आज थलापति विजय कहती है, उनके जीवन की स्रोत सामग्री का विश्लेषण करेंगे। क्योंकि जब हम बाहर से किसी स्टार को देखते हैं तो हमें सिर्फ वो चकाचौंध दिखती है, लेकिन इस इंसान ने अपनी जिंदगी में जिस तरह के रिजेक्शंस झेले हैं और जो स्ट्रगल किया है, हाँ, वो किसी भी आम आदमी को पूरी तरह से तोड़ सकता था। बिल्कुल। और आज हमारा मिशन उसी टूटने और फिर से खुद को जोड़ने की प्रक्रिया को समझना है। हम डिकोड करेंगे कि कैसे उनके शुरुआती दिनों की कंगाली, उनकी अथाह संपत्ति और उनके जो बेहद निजी पारिवारिक संघर्ष थे, उन सब ने मिलकर कैसे उनके राजनीतिक फैसलों को आकार दिया। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये विस्तार से समझना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि सिनेमा से लेकर राजनीति तक का ये सफर कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है। सही कहा। जब मैं इन सारे रिपोर्ट्स को खंगाल रही थी तो एक पैटर्न साफ नजर आया। ये किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपने सबसे गहरे व्यक्तिगत दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। तो शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा होती है, वो नेपोटिज्म वाला एंगल। हाँ, जो भ्रम है लोगों में। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर आप एक बड़े डायरेक्टर के बेटे हैं तो इंडस्ट्री में आपको कोई रोक ही नहीं सकता। मैं उनके शुरुआती करियर का ग्राफ देख रहा था। 1984 में उनके पिता एस ए चंद्रशेखर ने विजय को अपने फिल्म वेत्री में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर लिया, जो कि एक 10 साल के बच्चे के लिए कैमरे के सामने आना बस एक खेल जैसा ही रहा होगा। बिल्कुल। यहाँ तक तो सब ठीक लगता है, लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब उन्हें अपना खुद का वजूद साबित करना पड़ा। 1992 में एक लीड एक्टर के तौर पर उनकी पहली फिल्म आई नालेया थीरपू। और मैंने इसके रिव्यूज पढ़े हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई, बस एक औसत फिल्म बनकर रह गई। हाँ, और मैं तो हैरान था 1994 के बॉक्स ऑफिस नंबर्स देखकर। रसीगन और विष्णु जैसी उनकी फिल्में बैक टू बैक बुरी तरह फ्लॉप हुई। और आप उस समय के पब्लिक परसेप्शन को देखिए। जब एक आउटसाइडर फ्लॉप होता है तो लोग ज्यादा से ज्यादा उसे इग्नोर कर देते हैं। सही बात है। लेकिन जब एक मशहूर डायरेक्टर का बेटा फ्लॉप होता है तो वो एक तमाशा बन जाता है। उस वक्त के आर्टिकल्स में साफ लिखा है कि कैसे उन्हें ताने मारे जाते थे कि ये तो ऐसे चंद्रशेखर का बेटा है, इसलिए इसे फिल्में मिल रही हैं। ये ताने किसी भी युवा एक्टर का कॉन्फिडेंस एकदम खत्म कर सकते हैं। लेकिन एक मिनट, फिल्म इंडस्ट्री में तो ये आम बात है ना। शुरुआत में फ्लॉप होना कोई नई बात तो नहीं है। हाँ, पर विजय के मामले में ये इतना खतरनाक इसलिए था क्योंकि जो बात पर्दे पर दिख रही थी, असल जिंदगी उससे कहीं ज्यादा भयानक थी। हमें लगता है कि अगर कोई स्टार किड फ्लॉप भी हो जाए तो कम से कम उसके घर में तो ऐशो आराम होगा ही। हाँ, पैसे की तो कोई कमी नहीं होगी। लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि 1996 में उनकी पहली हिट फिल्म कादलुक्कू मारियाधई आने से पहले विजय का परिवार एक भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। भयंकर आर्थिक संकट एक बड़े डायरेक्टर के घर में? बिल्कुल। हालात इतने खराब थे कि खुद विजय के पास अपनी ही फिल्मों की प्रोडक्शन मीटिंग्स में जाने तक के लिए पैसे नहीं होते थे। अरे बाप रे। और महीनों तक उनके घर में किराने का सामान, मतलब रोजमर्रा का राशन लाने तक के लिए पैसों का संकट था। ये बात सच में गले से नीचे नहीं उतरती। ऐसा कैसे हो सकता है? फिल्म इंडस्ट्री का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बहुत बेरहम होता है। कई बार डायरेक्टर्स अपनी फिल्मों में अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। अगर एक दो प्रोजेक्ट्स अटके तो करोड़ों का कर्ज सर पर आ जाता है। आप उस मनोवैज्ञानिक दबाव की कल्पना कीजिए। ये तो बिल्कुल वैसा हो गया जैसे किसी बहुत ही बड़ी इमारत का वीआईपी पास तो आपके पास हो। हाँ, एकदम सही तुलना है। बाहर खड़े सब लोग सोच रहे हैं कि आप अंदर दावत उड़ा रहे हैं। हाँ। लेकिन जब आप उस इमारत के अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि हर कमरे का दरवाजा आपके लिए अंदर से बंद कर दिया गया है। बिल्कुल। आप उस महल में बिल्कुल भूखे और अकेले खड़े हैं।
ये जो आर्थिक तंगी ग्लैमर की दुनिया के पीछे छिपी होती है ना, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि इस शुरुआती अस्वीकृति और कंगाली ने विजय को घड़ा कैसे। इसका बहुत बड़ा श्रेय उनकी माँ शोभा को जाता है। उन्होंने क्या किया था? जब घर में राशन नहीं था, जब बाहर लोग उनके बेटे का मजाक उड़ा रहे थे, तब उनकी माँ ने उनसे एक बात कही थी, दर्द छुपाओ, काम करते रहो। दर्द छुपाओ, काम करते रहो। सुनने में तो एक बहुत ही आम सी सलाह लगती है, लेकिन अगर कोई इंसान इसे अपनी जिंदगी का उसूल बना ले तो ये बहुत गहरा असर डालती है। अगर विजय उस वक्त उस पब्लिक रिजेक्शन से डिप्रेशन में चले जाते तो उनका करियर वहीं खत्म था। मतलब उन्होंने अपने चेहरे पर एक मास्क चढ़ा लिया। हाँ, और दर्द चाहे जितना भी हो वो काम करते रहे। इसी व्यक्तिगत मूल्य ने उनके अंदर वो लचीलापन पैदा किया जिसने बाद में उनके पूरे करियर की नींव रखी। और ये ताकत सिर्फ एक्टिंग तक सीमित नहीं रही। यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि जब हम उनके शुरुआती दिनों के उस किराने वाले संघर्ष को देखते हैं और फिर आज की तारीख में उनके साम्राज्य को देखते हैं तो दिमाग चकरा जाता है। हाँ, वो 2024 का चुनावी हलफनामा। एकदम सही, जिसमें उनकी घोषित संपत्ति करीब 425 करोड़ रुपए बताई गई है। और इसमें क्या क्या शामिल है ये भी तो देखिए। हाँ, चेन्नई के कई लग्जरी प्रॉपर्टीज, ईस्ट कोस्ट रोड पर एक बीच फ्रंट विला और रोल्स रॉयस, मर्सिडीज जैसी गाड़ियों का पूरा कलेक्शन। लेकिन छिपी हुई सच्चाई कुछ और ही है। इंडस्ट्री के जानकारों के अनुसार राजनीति में आने से पहले उनकी प्रति फिल्म फीस 100 करोड़ रुपए से ऊपर थी। 100 करोड़? हाँ, और 2024 में राजनीति के लिए बंद करने से पहले करोड़ों के ब्रांड एंडोर्समेंट अलग थे। उफ, जब मैं सब पढ़ रहा था तो एक हैरानी होती है। जब कोई इंसान इतने गहरे अभाव से निकलकर इतनी अथाह दौलत तक पहुंचता है तो क्या वो अपने उस पुराने संघर्ष को भूल जाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो उनकी कई प्रॉपर्टीज आज भी उनकी माँ शोभा के नाम पर पंजीकृत है। हाँ, मैंने भी ये पढ़ा था। ऐसा क्यों? ये उसी पुराने सुरक्षात्मक स्वभाव को दर्शाता है जो उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों में विकसित किया था। अपनी दौलत को सार्वजनिक तौर पर कम दिखाना और माँ के नाम पर संपत्ति रखना। मतलब ये दौलत उनके लिए सिर्फ विलासिता नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये धन उस पुराने आर्थिक डर के खिलाफ एक ढाल बन गया था। कमाल की बात है। और जब वित्तीय स्थिरता हासिल हो गई तब विजय ने सिर्फ कमर्शियल फिल्में नहीं की, यहीं से थलापति का उदय होता है। जी, 2000 के दशक में उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का जो दौर शुरू हुआ, गिल्ली, पोकिरी, थुप्पाकी, मर्सिल, बिगिल। और इन्हीं फिल्मों के दौरान फैंस ने उन्हें थलापति का नाम दिया, जिसका मतलब होता है कमांडर या जनरल। हाँ, और उनका ये सिनेमाई सफर एक रोमांटिक हीरो से स्टेट लीडर जैसी छवि में बदल गया। उनकी फिल्मों में भ्रष्टाचार और गरीबों के हक की बातें होने लगी। मुझे 2017 की फिल्म मर्सल याद आ रही है। हाँ, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उसमें उन्होंने जीएसटी और हेल्थ केयर सिस्टम पर सीधे सवाल उठाए थे। अब यहाँ हम अपने सुनने वालों को बिल्कुल स्पष्ट कर दें, हम केवल स्रोत में दी गई जानकारी साझा कर रहे हैं। बिल्कुल, हम किसी भी राजनीतिक विचारधारा या दल का ना तो समर्थन कर रहे हैं और ना ही विरोध। एकदम निष्पक्ष रूप से कहें तो स्रोत के अनुसार भाजपा नेताओं ने उस फिल्म के सीन डिलीट करने की मांग की थी, लेकिन विजय झुके नहीं। और यही वो पल था जहां फैंस ने उन्हें सिर्फ एक फिल्म स्टार से एक रक्षक के रूप में देखना शुरू किया। मुझे तो उनकी फिल्में एक ट्रोजन हॉर्स की तरह लगती थी। ट्रोजन हॉर्स? हाँ, मतलब बाहर से पूरी तरह मनोरंजक एक्शन और मसाला, लेकिन अंदर गहरे सामाजिक और राजनीतिक सवाल छिपे हुए। ये तुलना बहुत सटीक है। जिस व्यक्ति ने खुद सिस्टम का तिरस्कार झेला था, वो अब पर्दे पर उस सिस्टम को चुनौती दे रहा था। यहीं से उनके राजनीतिक विचारों का बीज बोया गया। लेकिन स्क्रीन पर जो इंसान इतना निडर दिख रहा था, वो अपने निजी जीवन में बहुत उथल-पुथल से गुजर रहा था। हाँ, ये वो पारिवारिक घाव है जो अक्सर जनता से छिपे रहते हैं। जैसे 1999 में संगीता से उनकी विवादित शादी। संगीता एक ईसाई थी और विजय के फैंस मुख्य रूप से हिंदू। लेकिन विजय ने धार्मिक आपत्तियों की कभी परवाह नहीं की। उन्होंने हमेशा अपने व्यक्तिगत मूल्यों को ऊपर रखा। और सबसे बड़ा दर्दनाक मोर्चा तो 2009-2010 के आसपास खुला। उनके अपने ही पिता ऐसे चंद्रशेखर के साथ एक बहुत बड़ा पारिवारिक विवाद हो गया। हाँ, पिता ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया कि विजय उनसे दूरी बना रहे हैं। रिश्ते कभी पहले जैसे नहीं हो पाए। जरा सोचिए, जिस पिता ने आपको पहली बार कैमरे के सामने खड़ा किया, उसी के साथ आपका सार्वजनिक रूप से विवाद हो जाए, ये मानसिक तौर पे कितना टूट जाने वाला क्षण होगा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये घटना दर्शाती है कि विजय ने कैसे अपनी माँ की उस पुरानी सीख को असल जिंदगी में जिया। दर्द को छुपाकर अपना काम करते रहना। बिल्कुल।
इन निजी संघर्षों ने, इस टूटने की प्रक्रिया ने उन्हें कठोर राजनीतिक दुनिया के लिए भावनात्मक रूप से तैयार कर दिया। और यही तैयारी उन्हें संघर्ष से सत्ता के शिखर तक ले गई। हाँ, 2024 में उन्होंने तय किया कि पर्दे की लड़ाई काफी नहीं है और तमिलागा वेत्री कड़गम यानी टीवीके का गठन किया, जिसका कारण उन्होंने बताया कि डीएमके और एआईडीएमके द्वारा असली मुद्दों की अनदेखी की जा रही है। और फिर 2026 के विधानसभा चुनावों में जो ऐतिहासिक जीत हुई, हाँ। उनकी मास कनेक्ट, क्लीन इमेज और जमीनी स्तर के काम ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया। वो बच्चा जो कभी सेट पर सिर्फ एक एक्स्ट्रा का रोल करता था, जिसके पास बस का किराया नहीं था, आज वो सचिवालय में बैठकर तमिलनाडु की नियति लिख रहा है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। इसका मतलब ये है कि उनका राजनीतिक निर्णय रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। हाँ, ये उनके जीवन भर के संघर्षों का चरम बिंदु था। वे आम लोगों की समस्याओं को इसलिए समझ पाए क्योंकि एक समय पर वे खुद उसी आर्थिक और सामाजिक लाचारी से गुजरे थे। वे केवल एक अभिनेता से राजनेता नहीं बने, वो उस जनता की दबी हुई आवाज बन गए, जैसी आवाज कभी खुद उनकी हुआ करती थी। बिल्कुल सही। तो आज हमने देखा कि कैसे एक औसत दर्जे के शुरुआत से, बिना किराने के पैसों वाले दिनों से निकलकर एक इंसान न सिर्फ थलापति बनता है, बल्कि एक पूरे राज्य का नेतृत्व करने वाला मुख्यमंत्री बन जाता है। उनकी कहानी सिर्फ सफलता की नहीं है, बल्कि अस्वीकृति को अपनी सीढ़ी बनाने की है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक गहरा विचार यहाँ छोड़ना चाहता हूँ, जिस पर हम सब सोच सकते हैं। जी बिल्कुल। क्या सत्ता के शिखर तक पहुँचने के लिए व्यक्तिगत रूप से टूटना और फिर खुद को जोड़ना जरूरी है, या फिर शायद सबसे प्रभावशाली राजनेता वही बनते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत में सबसे गहरी अस्वीकृति का स्वाद चखा हो? ये सच में सोचने वाली बात है। तो इसी उत्तेजक विचार के साथ हम आज की अपनी इस गहरी चर्चा को समाप्त करते हैं। हम जल्द ही एक नई रोमांचक खोज के साथ वापस लौटेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।